चलो ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। चलो, तो मुझे बताओ टैक्स कितने टाइप के होते हैं? दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब वो जिस पे लगा वही गवर्नमेंट को दे रहा है, एग्जांपल क्या था, इनकम टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स कैसा होता है, रिग्रेसिव की प्रोग्रेसिव? प्रोग्रेसिव, क्योंकि जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स का बर्डन बढ़ेगा। माइक ऑफ कर देना। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स लगता किसी और पे, गवर्नमेंट से डिपॉजिट कोई और करता है। एग्जांपल याद है, लैपटॉप खरीदने गया शॉपकीपर के पास। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स इनकम पे लगता है या गुड्स और सर्विस पे लगता है? गुड्स और सर्विस पे लगता है। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है अपने रेट में और रिग्रेसिव होता है अपने नेचर में। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। इंटर लेवल पे हमको क्या पढ़ना है, इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स नहीं पढ़ने हमको। पर अगर हम सीएम में और सीएस में है तो कस्टम भी हमको पढ़ने हैं। इतना याद आ रहा है आपको? ठीक है, फिर हमने देखा था टैक्स कौन लगा सकता है, मैं या आप, या कुछ चाहिए टैक्स लगाने के लिए, लॉ चाहिए। किसने बोला? आर्टिकल नंबर 265। लॉ कौन बना सकता है? पार्लियामेंट, आर्टिकल 245। उसके बाद चलो करा था पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, आर्टिकल 245, 26 ने, सॉरी। ओके, इनकम टैक्स गया सीजी के पास, एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकती है स्टेट, एंट्री नंबर 46 ऑफ द स्टेट लिस्ट। जीएसटी एंट्री से आर्टिकल से आया, आर्टिकल 246 ए, छोटा बड़ा कैपिटल। ओके, फिर देखा था पर्सन कितने टाइप के होते हैं, 7। बताना कौन कौन से? मुझे दिखाई देता ही नहीं है, बस खाली दिखाई देता है, सुनाई देता नहीं है। हाँ, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, करना है। हाँ, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और अदर्स। तू लोकल बोल रहा है इसको, इस पे इशारा कर रहा है, लोकल नहीं है हमारे बहुत। ठीक है, सेक्शन क्या पर्सन का? 231, 2 इंटू 3 प्लस 1 बन जाते हैं 7 तरह के पर्सन। पर्सन आगे जाके क्या बन सकता है? असेसी। एसएससी मतलब वो पर्सन जिसपे इनकम टैक्स पे करने की लाइबिलिटी आ गई। पर्सन निकला है, सॉरी असेसी निकला है 7 तरह के पर्सन से, तो 2 क्लॉज 7। फिर देखे थे हमने साल 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्रीवियस ईयर जिसमें इनकम को अर्न करते हो, एक असेसमेंट ईयर जिसमें टैक्सेस को पे करते हो। पर आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि सर प्रीवियस ईयर जिसमें आपने इनकम को अर्न किया उसका सेक्शन क्या है? कहीं तो लिखा होगा। असेसमेंट ईयर जिसमें टैक्सेस को पे करते हैं उसका सेक्शन क्या है? तो सुनो, वो भी नोट कर लेना। प्रीवियस ईयर है कौन सा हमारे एग्जाम के लिए? 22-23। पता है जिसमें इनकम को अर्न करते हैं, ये लिखा है सेक्शन नंबर 3 में, 2 के बाद आया 3। और असेसमेंट ईयर जिसमें टैक्सेस को पे करते हैं, ये लिखा है सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, या कह लो 2 क्लॉज 9 में। और असेसमेंट ईयर कौन सा है? 23-24। ये भी नोट कर लेना, ठीक है। प्रीवियस ईयर का सेक्शन नंबर 3 है और असेसमेंट का सेक्शन 2 क्लॉज 9 है, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। ओके, तो अभी तक हमने देखा टैक्स 2 टाइप का होता है, टैक्स कौन लगा सकता है, उसके बाद पार्लियामेंट में कौन आएगा, उसके बाद हमने देखा कि इनकम टैक्स के पास जाएगा, जीएसटी किसके पास जाएगा, पर्सन कौन है, टैक्स कौन पे करेगा, सब देख लिया। अब जो बात है देखने वाली कि सर ये तो बताओ, इनकम टैक्स 2 वर्ड से बना है, एक इनकम और एक टैक्स। अभी सारा फोकस हमारा टैक्स पे चल रहा था, अब आते हैं इनकम के ऊपर, क्योंकि इनकम अर्न करेंगे तभी तो टैक्स आएगा। अगर इनकम ही नहीं कमाई तो टैक्स आएगा? कैसे आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो, इनकम कमाने के कुछ तरीकों की बातें करेंगे, तरीके छोड़ो, बुक में नहीं दिखा रहा, आप लोग मुझे बताओ आपको पैसे कमाने हैं, कैसे कमा सकते हो पैसे? जो तरीका मन में है एक एक करके चलूंगा। आपका नाम क्या है? इशिता, बताओ पैसे कमाने का तरीका क्या है? जॉब करके, वेरी गुड। सर मैं जॉब करूंगी। अच्छा, अगर मैं सुबह से शाम तक जॉब कर रहा हूँ तो महीने के एंड पे मुझे क्या मिलेगी? सैलरी। यानी एक तरीका तो हो गया पैसे कमाने का, सैलरी। और तरीके क्या है भाई? बिजनेस कर सकते हैं, भाई को अच्छे लगते हैं मोमोज, भाई मोमोज बेचेगा, है ना? नाम क्या रखेगा मोमोज की दुकान का? सीए मोमोज वाला, या सीए ड्रॉप आउट मोमोज वाला, या सीए फाउंडेशन पास मोमोज वाला, क्या नाम रखेगा बता? मतलब अभी दुकान खुलनी है, वेट नहीं करना फाइनल पास करने तक का, चल सीए फाउंडेशन मोमोज वाला। ठीक है, अगर आप बिजनेस कर सकते हो वो भी एक इनकम का तरीका हो गया कमाने का। और रेंट वगैरह, मैंने अपना घर किराए पे चढ़ा दिया, मुझे रेंट मिल रहा है, ये भी एक तरीका इनकम कमाने का। और तरीके बता भाई। आर्यन तो एक तरीका डेली कमाता है, जुआ लगाता है, तरीका है, बिल्कुल तरीका है। सैंडी लूडो खेलता है, वो भी जुआ है।
नहीं, आपने सुना होगा लूडो किंग एक ऐप आती है, लूडो के आप पैसे कमा सकते हो, वो भी ऐप पैसे कमाने तरीके हैं। और तरीके बताओ। हाँ जी, यूट्यूब पे कर सकते हैं बिल्कुल, वो भी एक इनकम सोर्स है। यूट्यूब पे डालो वीडियोस, पैसे मिलते हैं। और तरीके बताओ भाई। हाँ जी, शेयर इशू करना तो कंपनी का काम है भाई, और उसको पैसे मिलते हो, इनकम थोड़ी है उनकी। उन्होंने शेयर दिया, पैसा लिया। हाँ, शेयर्स को बेचोगे, हम शेयर खरीद के बेचते हैं, वो पैसा है कमाने का तरीका, तो इशू नहीं है, वो सेल ऑफ शेयर्स है। ठीक है, तरीका है। नया तरीका, विद सैलरी एक ही बात है, सैलरी हो गई। ब्रोकरेज, हाँ ब्रोकरेज कमीशन, ये भी इनकम है बिल्कुल। मतलब हाँ, ये कह सकते हो, अच्छा पॉइंट है। आपने बोला था बिजनेस, ये कह रही है प्रोफेशन। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बिजनेस है प्रोफेशन है? प्रोफेशन है। डॉक्टर आपको चेक करके आपको दवाई देता है, वो क्या है? प्रोफेशन है। अकेडमी देखो, यहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, प्रोफेशन है। बीसीसी अपना बिजनेस कर रही है, दो अलग चीजें हैं। यानी बिजनेस भी एक इनकम सोर्स है, प्रोफेशन भी एक सोर्स है। और तरीके बताओ, एक तरीका पता है? आपके घर में हर कोई करता है, आपने बताया नहीं मुझे। हर कोई, सोचो सोचो, एक इनकम आ गई जो आपके घर में हर कोई कमाता है, हर कोई कमाता है। इंटरेस्ट, बैंक पे इंटरेस्ट आता है पैसों का, इनकम नहीं है क्या? इनकम है। यानी इतनी तरह की इनकम है। पैसे कमाने के कितने तरीके होते हैं। अब इन तरीकों को ना इनकम टैक्स वालों ने कुछ ग्रुप्स बना के डाल दिया उसके अंदर, कि जैसे कि जॉब करोगे, सैलरी आएगी, उसको निकालने का अलग तरीका। निकालने का तरीका मतलब आपको जब आपका बॉस पैसे देता है ना, तो खाली आपको सैलरी नहीं देता। हो सकता है कई बार आपको कहता होगा, भाई जब तक मेडिकल मेडिकल पैसे दे रहे हैं, दवाई खरीद ले, जितने का दवाई का बिल आएगा, बिल दे दियो मुझसे, वो भी ले जाइयो। कई बार आपने सुना होगा, बॉस आपको ड्राइवर भी देता है, बॉस आपको घर भी देता है रहने के लिए। तो उन चीजों की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर सैलरीज में जाके। ऐसे बिजनेस जब आप करते हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी इनकम क्या है? आपकी फीस। अब मैं क्या, मुझे फ्री में पढ़ा पा रहा हूँ या खर्चे लग रहे हैं मेरे? वही लैपटॉप का डिप्रिसिएशन, आने जाने का पेट्रोल, मैं अपना टाइम यहाँ पे दे रहा हूँ। अब कौन कौन से खर्चे माइनस करने हैं, वो हम पढ़ेंगे जब हम बिजनेस को स्टडी करेंगे। ऐसे अगर मैं घर किराए पे चढ़ाता हूँ, घर के किराए मुझे इनकम हो गई, पर घर को किराए के लायक बना पाऊँ, रिपेयर करानी होती है, मेंटेनेंस करानी होती है, गवर्नमेंट कहते हैं म्यूनिसिपल टैक्स देना होता है, तो भाई मेरे खर्चे तो हैं, कौन सा खर्चा माइनस करना है, ये भी हमको पढ़ना है। यानी कि इनकम टैक्स ने क्या किया है ना, 5 अलग अलग ग्रुप बनाए, ग्रुप्स जिन्हें आप कह सकते हो हेड्स। इन हेड्स में उन्होंने बांट दिए अपनी हर इनकम को। देखो क्या क्या हेड बनाए। सबसे पहला हेड क्या दिया है? सैलरी। मतलब अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता बना, और इस रिश्ते के बनने की वजह से आपको कोई इनकम मिल रही है, वो इनकम कितनी टैक्सेबल होगी, कितनी इनकम पे टैक्स पे करना है, वो हम पढ़ेंगे कहां पे? सैलरीज में। हमने अपना घर किराए पे चढ़ाया, मुझे रेंट मिल रहा है वहां से, ये इनकम पे कितना टैक्स जाएगा, ये हम पढ़ेंगे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। यानी हाउस प्रॉपर्टी क्या हो गया? किराए की इनकम। कोई भी बिजनेस करो, छोटा करो बड़ा करो, कोई भी प्रोफेशन दो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, सीएससीएम में कोई भी हो, उन सबकी इनकम निकालेंगे हम लोग प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर। शॉर्ट फॉर्म पता है क्या है? पी जी बी पी। तो अब पूरा नहीं बोलना आपको, प्रॉफिट्स एंड गेन बिजनेस प्रोफेशन, सीधा सीधा बोलना है पी जी बी पी। पबजी मत बोलते ना इसको, ये पीजीबीपी है। पबजी बोल के, हाँ यू कहाँ है, यू कहाँ है इसमें? हाँ, पी जी बी पी। हाँ, वही तो, पीजीबीपी है ये। उसके बाद देखो, आपने घर को किराए पे चढ़ाया, कौन से हेड की इनकम है वो? अभी बताया, हाउस प्रॉपर्टी। मैंने घर को ही बेच दिया, वो भी तो इनकम है मेरी, वो से बोलेंगे कैपिटल गेन्स। वेरी गुड। उसके बाद 4 हेड्स हो गए। सैलरी मतलब जहां बन गया एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता। हाउस प्रॉपर्टी क्या हो गया? किराए की इनकम। बिजनेस करा, प्रोफेशन करा, वो जाएगा पीजीबीपी में। कोई एसेटी बेच दिया, वो जाएगा कैपिटल गेन्स में। और जितनी भी बाकी इनकम, जो भी आपको बाकी इनकम लगती है ना, हो सकती है बैंक का इंटरेस्ट, शेयर का डिविडेंड, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, जो भी और इनकम लगती है आपको, सारी जाएगी कहां पे? अदर सोर्सेस। और ये 5 हेड्स नहीं है, ये आपके 5 चैप्टर हैं आपके कोर्स के, जो हमको पढ़ने हैं। और पता है, अगर इनकम टैक्स टोटल आपका 60 मार्क्स का आता है, उसमें से 40 नंबर के 5 चैप्टर ही है। ये 5 चैप्टर आपके पूरे सिलेबस का 70% टाइम खाएंगे, क्योंकि यही तो हमको पढ़ना है। जब तक इनकम निकालनी नहीं आएगी कि कौन से खर्चे दिखा सकते हो, कौन सी इनकम पे टैक्स पे कर सकते हो, तो टैक्स निकालो कैसे? यही तो हमारा काम है, और यही आपको करना है पूरी लाइफ।
क्लाइंट आएगा, क्लाइंट आके बोलेगा सर मैं ना सैलरी कमाता हूँ और मेरा थोड़ा बहुत पैसा लगा हुआ शेयर मार्केट के अंदर, बताओ कितना टैक्स पे करना है। वही हमको निकालना है, यहाँ पे सीखना है। इस पांचों के अलावा कोई इनकम तो पॉसिबल ही नहीं है। और कोई इनकम पॉसिबल क्यों नहीं है? लास्ट पॉइंट क्या है? अदर सोर्सेज। जो कहीं नहीं गया वो अदर सोर्स के अंदर आ गया। तो इन 5 हेड्स को ऐसे पढ़ना आप लोगों को कि ये आपको जिंदगी भर पैसे कमा के देने वाली चीज है, क्योंकि यही तो हमारा काम करने वाले पूरे लाइफ हम लोग। अगर हमें इनकम निकालनी ही नहीं आएगी, सिर्फ टैक्स निकालना आता होगा, तो फायदा क्या है? पहले ये तो बताओ कितनी इनकम पे टैक्स निकालना है, क्योंकि भाई अमाउंट निकालना सीख जाओगे, टैक्स निकालना तो बहुत ईजी है उसके ऊपर। समझ आया? तो इनकम के कितने हेड्स हैं? 5। पहला कौन सा है? सैलरी। दूसरा हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा पीजी बीपी। चौथा कैप गेन्स। और लास्ट अदर सोर्सेस। ठीक है। अब याद है मैंने आपको बताया था टैक्स लगाने के लिए लॉ चाहिए, यानी इन सबका लॉ पढ़ा होगा कोई? लॉ तो एक ही है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा हेड पढ़ रहे हो। आप पढ़ रहे हो इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब देखो, जब हम इन हेड्स को पढ़ेंगे ना, तो इसके आगे आपको दिख रहे होंगे सेक्शन की सीरीज। तो देखो, जब आपको मैं सैलरीज पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा सेक्शन नंबर 15 से लेकर सेक्शन नंबर 17 तक। ये सेक्शन किस एक्ट के हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के। जब मैं आपको हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा सेक्शन नंबर 22 से लेके 27 तक। जब पढ़ाऊंगा पीजीबीपी, हम जाएंगे 28 से 44। कैपिटल गेन में जाएंगे 45 से 55। अदर सोर्स में जाएंगे 56 से 59। अब मैं कुछ अंडरलाइन कर रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। देखो, यहां खत्म हुआ 27 पे, अगला शुरू हो गया 28 पे। ये खत्म हुआ 44 पे, ये शुरू हो गया 45 पे। ये खत्म हुआ 55 पे, ये शुरू हो गया 56 पे। देख रहे हो चेन बन रही है, जो जहां खत्म वो वहां, अगला वहां से शुरू। कहीं चेन टूटी है पांचों हेड्स में? हाँ टूटी है ना, ये देखो। यानी कि क्या क्या मिसिंग है? 18 मिसिंग है, 19 मिसिंग है, 20 मिसिंग है, 21। सर ये 4 सेक्शन क्यों गायब हो गए? मैं आपको चलो ऑप्शन आपसे पूछता हूं, बताओ। ये 4 सेक्शन हेड्स के नहीं है, कुछ और आ गया होगा बीच में। पहला ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन, सर ये सीए के अंदर नहीं होंगे, ये सीएमए और सीएस वालों के पास होंगे पक्का। या तीसरा ऑप्शन, सर ये इंटर में नहीं है, हम पढ़ेंगे फाइनल में आके। चौथा ऑप्शन, सर लिखना भूल गए। जिसने लिखा एक्ट वो गांजा फूक रहा था, लिखना भूल गया। हाँ एक बताओ, एक करके, क्या लगता है तुमको? अरे आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, बहुत जल्दी तेरे को आ रहा हूँ। हाँ इंटर नहीं, फाइनल पक्का होंगे सर, ऐसे कैसे भूल जाएगा बंदा कोई? हाँ जी फाइनल में होंगे सर, सीएमए और सीएस में होंगे सर। सीए तो छोटा सा कोर्स है, यहाँ सारे सेक्शन नहीं होते, बड़े कोर्स सीएम में सीएस में जाओ सर, वहां होंगे। ये भाई ने बोला, मैंने नहीं बोला। हाँ थर्ड वाला ऑप्शन फाइनल में होंगे। हाँ फाइनल में होंगे ना, कह रहा तू? हाँ फर्स्ट वाला क्या था? फर्स्ट क्या था? किसी और इनकम वगैरह के होंगे, किसी और चीज के होंगे। हाँ फाइनल में होंगे सर ये। हाँ फाइनल 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 फाइनल। फोर्थ क्या था? लिखना भूल गया था। हाँ ऐसे 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 लिख रहा था, 15 16 17। हाँ जानू, ओके 22 27। हाँ तो सुनो, ऐसा नहीं, इन चारों ऑप्शन में कोई आंसर नहीं है। हाँ हाँ इसका ऑप्शन ये है, ये 4 सेक्शन थे, पर किसी रीजन से इनकम टैक्स ने कट कर दिया है। अब वो एक्ट से ही ओमिट हो चुके हैं सेक्शंस। 18 भी हटा दिया गया है, 19 भी, 20 भी, 21 भी। पता कब हटाए थे? 1992 में हटा दिए थे। 1992 में आपके मेरे पैदा होने से पहले हट चुके थे सेक्शंस। तो क्या थे मुझे भी नहीं पता, और जानने भी क्यों है? जो चीज तब हट चुकी है, जो है सामने वो जान लेते ना, और के बच्चों को कीड़ा होता है, नहीं सर बताओ क्या था वो, मुझे नहीं पता। क्योंकि जब है ही नहीं तो क्यों पढ़ना है? और आज थोड़ी हटा है, कब हट गया? 1992 में। कोई पैदा, तुम्हें से कोई पैदा हुआ था? नहीं तो मैं क्या करना जान के? जो है वो कर लो। हाँ पिछले जन्म में तुम लोग बुढ़े रहे तब चल रहे होंगे सेक्शन पक्का हुआ वाले, कोई होंगे कुछ, तो अब नहीं पढ़ने, तभी वो चेन टूटी है, वरना चेन प्रॉपर है। और बताऊं, सीए हो, सीएस हो, सीएम में हो, जो चीज एक में है दूसरे में ऑटोमेटिक चीज है, वो एक्ट तो वही है ना। तो देखो चेन सामने में, चेन आपके सामने है। सैलरी की रेंज क्या है? 15 से 17। देख के बोलो मुझे, मैं देखो। हाउस प्रॉपर्टी की 22 से 27। पीजीबीपी 28 से 44। कैप गेन्स 45 से 55। अदर सोर्सेज 56 से 59।
अच्छा, स्कूल में कभी इंग्लिश की क्लास में रीडिंग करी है? मैम होते थे ना, बेटा खड़े हो, बुक लो, यहाँ से तक रीडिंग करो। मुझे भी देखना कैसे रीडिंग करते हो आप लोग। तो आपको पता क्या करना है? अपना नाम क्या? इशिता। आपको देख के बोलना है। पहले हेड का नाम, रेंज का नाम, हेड का नाम, रेंज का नाम, हेड का नाम, रेंज का नाम। चलो देख के बोलना है, अटकना मत। हाँ चलो। ये पूरा नहीं, खाली हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी, शॉर्ट फॉर्म। हाउस प्रॉपर्टी 22 to 27, पीजीवीपी 28 to 44, कैपिटल गेन्स 45 to 55, अदर सोर्सेज 56 to 59। ठीक है, इशिता ने बोल दिया बिना अटके। अब तेरा टारगेट ये है, तेरे को इसको स्पीड में हराना है, तेरे को देख के बोलना है, इससे फास्ट ट्रैकर बोलना है। चल। Salaries 15 to 17, house property 20 to 27, PGVP 28 to 44, capital gains 45 to 55, other sources 56 to 59। ठीक है, तेरा नाम क्या है? शिवम। शिवम गुप्ता। तेरा नाम? हर्ष। हर्ष। शिवम को हरा स्पीड में। Salaries 15 to 17, house property 22 to 27, PGVP 28 to 44, capital gains 45 to 55, other sources 56 to 59। कौन जीता, शिवम या हर्ष? कोई बात नहीं। आयुष, सबको हरा के दिखा। चल। और ऐसे नहीं इंग्लिश में पढ़ना, हिंदी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। Salaries 15 to 17, house property 22 to 27, PGVP अटक गया दोबारा, जहां अटके दोबारा। Salaries 15 to 17, house property 22 to 27, PGVP 28 to 44, capital gain 45 to 55, other source 56 to 59। हाँ, तेरा नाम क्या भाई? शुभम। देख, पूरे सीएमए कोर्स की लाज तेरे हाथ में है, अकेला बच्चा तो यहाँ सीएमए का है। चल देख के अच्छे से बोल। Salary 15 to 17, income from house property 20 to 27, PGVP 20 to 44, capital gain 41 to 55, other sources 56 to 59। ठीक है, नेहा गोयल। Salaries 15 to 17, house property 22 to 27, PGVP 28 to 44, capital gains 45 to 55, other sources 56 to 59। ठीक है सर जी, आपका नाम क्या है? अनुभव। चलो। Salaries 15 to 17, house property PGVP 28 to खोल 44, capital gains 45 to 55, other sources खोल दे ना, खोल दे। आओ, बाल कटा लिए? छी, गांधी जी लग रहा है। बाल को कटा गया है? अच्छा, अपना कटवाते कटवाते तंग हो गया होगा। चलो बाल ही कटवा लेते हैं। हाँ तो रेंज बढ़ा था। Salaries 15 to 17, house property 22 to 27, PGVP 28 to 44, capital gains 45 to 55, other sources 56 to 59। ठीक है, ऋषभ को दो, ऋषभ रेंज पड़ेगा। देख के बोलना ऋषभ, देख के बोलना भाई, बस हेड का नाम और रेंज। Salaries 15 17, income from house property 20 to 27, profits and gains of business or profession 28 44, capital gains 45 55, income from other sources 56 59। ठीक है, अपूर्व। Salaries 15 to 17, house property 22 to 27, PGBP 28 to 44, capital gains 45 to 55, other sources 56 to 59। ठीक है, सैंडी बिना देखे बोलना। हाँ बिना देखे ट्राई कर। Salaries 15 to 17, जहां अटकेगा अपूर्व एक मार दिया उसको। कम ऑन। हाँ हाँ। Salaries 15 to 17, house property 22 to 28, 27। दोबारा जहां अटका दोबारा। तू सीए संदीप है भाई, या तो ए हटा दूं मैं? हाँ ठीक है। चल। Salaries 15 to 17, then उसके बाद house property 22 to 27, then उसके बाद PGBP 28 to 43, दोबारा जहां अटका दोबारा। एक बार अटका ना, एक बार देख ले रेंज, एक बार रेंज देख ले। हाँ एक बार देख ले, फिर बोल लियो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ स्कैन कर ले। ये हादसा हो सकता है किसी के साथ भी है, रेडी रहना। शिवम देख, अच्छा लगेगा, इसी तरह से पिटेगा सुबह सुबह तू। चल। Salaries 15 to 17, then उसके बाद house property 22 to 28, दोबारा। चल कोई बात नहीं, आर्यन तेरे को बोल के दिखाएगा। आर्यन बिना देखे बोल के दिखा। Salaries 15 to 17, income from house property 22 to 27, उसके बाद फिर हाँ चल ठीक है, नाम छोड़ दे, खाली रेंज बता। रेंज नाम छोड़, खाली बता रेंज। 15 17, हाँ 22 27, हाँ 28 44, हाँ। और 45 48। रिद्धि मार, रिद्धि नहीं मारा तो इधर फेल होगी फाउंडेशन में। जल्दी
मैं नहीं बोला मुंह पे मारने को, ते मुंह मार रही देख ले। मैंने ये तो नहीं बोला था मुंह पे मारो। चल ठीक है, हाँ चल दोबारा, खाली रेंज बोलनी है, चल बोल। हाँ बता। ये क्या हुआ? तूने किया है? चल दोबारा बोल। 15 से 17, 22 से 27, 28 से 44, 45 से 55, 56 से 59। क्या बात, चला रहे बोल के दिखा। 15 से 17, हाँ 22 से 27, 28 से 44, उसके बाद 45 से 55, 55 से हाँ दोबारा 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 जहाँ अटके दोबारा। 15 से 17, 22 से 47, हाँ, दोबारा 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 तो रिद्धि बोल के दिखाएगी, रिद्धि बोल। 15 to 17, 22 से 27, 28 से 44, 45 से 55, 56 to 59. वेरी गुड दीपांश। 15 से 17, हम्म 22 से 27, हम्म 28 से 44, हाँ 45 से 56, हाँ 55, 56 से 59, चलो 15, 17, 22, 27, 28, 44, 45 to 55, 56, 59. ठीक है। अब देखो कितने बच्चे हैं, 2 4 6, यहाँ ज्यादा हैं, कोई बात नहीं, करते कंपटीशन। पता कैसे, आप एक रेंज बोलोगे और आपको अगली बोलनी है, तो पता है इसका फायदा क्या है, जो जहाँ खत्म करेगा अगला वहां शुरू करेगा, पर इसने गलत खत्म किया तो फंस गया आप। चल पहली रेंज 15 to 17. 15 से 17, 22 से 27, 28 से 44, 40 से 55, 50 से 59। क्या बात है, रेंज सही हो गई पूरी, अटके नहीं कहीं पे। चल ऋषभ पहली रेंज 15 से 17, 15 17, दीपांश 22 से 27, 22 से 27, पूर्णिमा 28 से 44. 28 से 44, अरन 45 से 50, 45 से 55, लास्ट लड़का 56 से 59। क्या बात है, दोनों सही है। चलो अच्छा एक बार सारे आंखें बंद करो और आंखें बंद करके रेंज बोलने का ट्राई करना, आंखें बंद करके आंखें बंद। हाँ चलो पहली रेंज क्या थी, सारे बोलेंगे एक साथ, रुको ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, मैं जब बोलूंगा चार्ट सारे बोलेंगे एक साथ, आंखें बंद रखना। 1 2 3, पहली रेंज 15 to 17, दूसरी 22 से 27, तीसरी 28 से 44, चौथी 48 से 55, लास्ट 56 से 59। बढ़िया। अच्छा मतलब रेंज कहना कि बैटरी है माइंड में ना, अगर हेड्स को बैठा देंगे तो याद भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। रेंज बैटरी है ना माइंड में कहीं ना कहीं, और हेड्स को बैठाते हैं। एक कहानी सुनते हैं, पता किसकी कहानी है, कहानी है क्लास के सबसे स्टड बंदे की। सबसे स्टड बंदा कौन है, वोटिंग करते हैं, बता तो स्टड कौन है। मेरे ख्याल से शिवम है, तू बता। ऋषभ, एक वोट मैं कह रहा हूँ शिवम, वो कह रहे हैं ऋषभ। सैंडी, 3 वोट आ गए। ऋषभ सैंडी 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 से सबसे स्मार्ट कौन है, ऋषभ। 2 वोट ऋषभ के, 3 वोट सैंडी के। हाँ भाई सैंडी, 4 वोट सैंडी के। शिवम सबसे स्मार्ट कौन है, सैंडी, 5 वोट सैंडी सैंडी सैंडी। लो सबसे स्मार्ट कौन है, सैंडी। आओ जाने सैंडी की कहानी। देखो ये पता है कौन है, सैंडी। पता है सैंडी ना, जैसे तुम सारे पैदा हुए ना, सैंडी पैदा नहीं हुआ था, सैंडी खेतों में पाया गया था। खेतों में पाया गया था, मिला था। और पता है किसको मिला, एक ढाबे वाले को। किसको मिला, ढाबे वाले को। तो ठीक है, सैंडी को काम वाम करना था, तो कहां पे काम करने पहुंच गया, सीधा ये ढाबे पे। आप मुझे बताओ, सैंडी ढाबे पे काम करना चाहता है, सीधे ओनर बन जाएगा, पहले वेटर बनना पड़ेगा। वेटर, छोटू सैंडी बन गया ढाबे पे वेटर। मुझे बताओ सैंडी जैसे ढाबे पे वेटर बना, पूरा महीना काम किया, एंड में क्या मांगेगा, सैलरी मांगेगा ना, सैलरी। चलो सैंडी को मिल गई महीने के एंड में सैलरी। सैंडी खुश हो रहा है, मैंने सैलरी कमा ली। पर आपको पता है जैसे ही सैंडी ने पूरा महीना काम करके वेटर वाला गालियां खा के जूते खा के सैलरी कमाई, उसको सैलरी दिख रही है, पैसा दिख रहा है, पर एक निर्मला आंटी है, पता है कौन है, निर्मला सीतारमण। उसकी बहन कहां से आ गई, निर्मला सीतारमण, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। इसको सैलरी दिख रही है, उसको दिख रहा है 15 से 17। उसको टैक्स चाहिए तुमसे, इसको सैलरी दिख रही है, मुझे दिख रहा है 15 17। तुम्हारे पापा मम्मी के फोन पे जब मैसेज आता है ना महीने के एंड में, अमाउंट क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, तुम्हें पैसा दिख रहा होता है, उन्हें क्या दिख रहा होता है, 15 से 17। ठीक है जी, चलो 15 से 17
सैलरी कमा रहा है भाई, और पता है इसकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं यहाँ पे। रहने का देखो, खाने का रोटी मिल रही है, ढाबे पे काम करता है खाना मिल ही जाएगा। अब नंगा तो काम कराएंगे नहीं इससे, मालिक ने कपड़े भी दे दिए होंगे। पर इसको क्या चाहिए था रहने के लिए? घर। खेतों में कैसे रहेगा, ठंड इतनी है, नहीं रह पाएगा ना खेतों में भाई, घर चाहिए ना। अच्छा मुझे बताओ, वेटर वाला काम कर रहा है, अपना घर होगा किराए पे रहना पड़ेगा? देखो क्यों, कहानी आप बना रहे हो, मैं नहीं बना रहे, देख लो। तो भाई चला गया एक घर किराए पे लेने के लिए। सैंडी यहाँ पे रह रहा है किराए पे, सैंडी किराया दे रहा है इसको। जैसे सैंडी, क्या हुआ? घर है भाई, घर घर है। हाँ, देखो सैंडी अब घर का किराया दे रहा है, तो मान लो इस घर की ओनर है पूर्णिमा, तो पूर्णिमा की कौन सी इनकम हो रही है अब? किराया मिल रहा है, हाउस प्रॉपर्टी, एचपी हाउस प्रॉपर्टी। पूर्णिमा खुश हो रही है, मुझे किराया मिल गया। पर निर्मल आंटी को क्या दिख रहा है? 22 से 27। ठीक है जी, 22 से 27। देख रहे हो सैंडी की कहानी से दो रेंज याद हो रही है हमको। पहले भाई क्या काम कर रहा था, वेटर का, 15 से 17 किराए पे रहने गया। पूर्णिमा की इनकम 22 से 27। अब पता कुछ टाइम बीत गया, भाई के पास पैसा आ चुका, भाई के पास बहुत काम करते करते सीख भी गया है, अब बढ़िया वाला काम कह रहा है, अब मैं नहीं काम करूंगा यहाँ पे ढाबे वाबे पे, अब मैं अपना ढाबा खोलूंगा। क्या बोल रहा है? अपना ढाबा खोलूंगा। भाई ने अपना ढाबा खोल दिया, अपना ढाबा, और नाम रख दिया सुंडी ढाबा। क्या नाम रख दिया? सुंडी ढाबा। चलो अब मुझे बताओ, जैसे इसने अपना ढाबा खोला, अभी भी सैलरी कमा रहा है ये? अब क्या कर रहा है ये? पीजी बीपी, बिजनेस है ना भाई का, अभी कर रहा है पीजीबी कमा रहा है। महीने के एंड में क्या था, इतना प्रॉफिट कमा लिया मैंने। पर इसको प्रॉफिट दिख रहा है, उन्हें क्या दिख रहा है? 28 से 44, 28 से 44। चलो अब देखो भाई की मस्त जरूरतें पूरी हो रही हैं, रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है। पर अब भाई को लगा यार एक जरूरत और है, चलो शादी कर लेते हैं। जरूरत क्या समझ गए होगे तुम लोग? तो भाई ने कर ली शादी। किसे करी, नाम बताओ। झंडी तू ना बता अपने आप, देख मैं रख दूंगा, फिर बोलेगा ये नहीं वो नहीं। नाम बताओ। नहीं बता रहे, मैं बताओ। भाई ने शादी कर ली राखी सावंत से, चलो तुमने नाम नहीं बताया, मैंने मौका दिया था। अब तेरी है, अब वो तेरी है। मैं तो ऑप्शन दिया, नाम बता दो यार, बता नहीं रहा। इसने बोला भी कियारा अडवाणी बोल दो, नहीं बोला, तेरी गलती। अब क्या रख दो, हो गई। अब शादी एक ही अलाउड है भाई, हो गई शादी। किससे शादी हुई? राखी सावंत से। अब शादी हो गई, कुछ टाइम के बाद छोटा सुंडी आया, छोटी राखी आई। हाँ भाई, हो जाएंगे, कैपेबल है ना तू? पूछ रहा हूं, बहुत ज्यादा। क्या तो विकेट ओनर है? बहुत ज्यादा। चलो घर में छोटे छोटे बच्चे भी हो गए। अब मुझे बताओ, एक ये, एक इसकी वो, उन दोनों के दो, 4 बंदे एक छोटे से किराए घर में रह सकते हैं क्या? नहीं, बड़ा घर चाहिए। अब बड़ा घर के लिए पूरा लोन मिल जाता है या कुछ डाउन पेमेंट करनी पड़ती है? डाउन पेमेंट करनी पड़ती है। तो भाई ने क्या किया, अपने कुछ ज्वेलरी वगैरह बेची, कि चलो यार कुछ ज्वेलरी वगैरह बेचते हैं, घर खरीदेंगे। जैसे ही भाई ने ज्वेलरी बेची, कौन सी इनकम हो गई? कैपिटल गेन्स। भाई को तो पैसे मिल गए डाउन पेमेंट करने के लिए, आंटी को क्या दिख गया? 45 से 55। फिर भाई ने बड़ा घर ले लिया, मस्त रह रहा है। और भाई को इतना ढाबा चल चुका है, 2-3 ढाबे खोल लिए भाई ने, बहुत इन्वेस्टमेंट है भाई की। अब भाई को क्या हो रहा है? शेयर पे डिविडेंड मिल रहे हैं, बैंकों पे इंटरेस्ट आ रहा है। इसकी बीवी पता नहीं क्या क्या कर रही है, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग। इसके बच्चे खड़े रेड लाइट के ऊपर, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। यानी अब कौन सी इनकम कमा रहे सारी फैमिली मिलके? अदर सोर्सेस। और आंटी देख रही है वहां पे 56 से। ये पूरी कहानी है, सेक्शन रेंज की पूरी कहानी, मेरी जुबानी सैंडी की बर्बादी की कहानी है। देखो सैंडी ने सबसे पहले कौन सी जॉब की थी? अब ये बोल जाओ, अब मुझे देखो और याद करो, पहले क्या कर रहा था? वेटर की जॉब। तो बदले में क्या मिल रहा था उसको? सैलरी। आंटी को क्या दिख रहा था? 15 से 17। अपना घर था, किराया घर था, किराए का। पूर्णिमा की इनकम कौन सी हो रही थी? हाउस प्रॉपर्टी की। आंटी देख रही थी 22 से 27। कुछ टाइम बाद कहता अपना ढाबा खोलूंगा, क्या कमाऊंगा? पीजी बीपी। आंटी को दिखा 28 से 44। फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए, किराए घर में नहीं रह सकता, घर लेने के चाहिए डाउन पेमेंट। क्या बेचा था? ज्वेलरी। जैसे बेचा क्या हुआ? कैपिटल गेन। आंटी को दिखा 45 से 55।
कुछ टाइम और भी था। इसे क्या मिल रहा है? शेयर पे डिविडेंड, बीवी खेल रही है, लॉटरी, बेटिंग, गैमलिंग, बच्चे कह रहे हैं अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। कौन सी इनकम? अदर सोर्सेज 56 से 59। अब जो तुम्हें रेंज याद थी, क्या उसके आगे हेड बैठ रहे हैं? पक्का? तो इस कहानी को अपने वर्ड्स में डायग्राम बना के लिख लो, जल्दी से जल्दी लिख लो, और बस रेंज पक्का लिखना नाम के आगे ना। चलो जल्दी। अब तुम्हारी मर्जी है, कहानी सैंडी की बनाओ, अपनी बनाओ, वो तुम्हारे ऊपर है। इस गरीब इंसान को पेज दे दो, पेज शो पेन। कृपया साथ वाले कॉपी में ना देखें, अपने वर्ड्स में बनाने का ट्राई करें। कोई है? देख दीपांश खोल दे भाई। आज भी लेट? क्यों भाई? छोरी सर? कौन छोरी? लेट क्यों हुआ? उठा हुआ लेट होगा, रात को सोया लेट होगा। क्या करा था रात को? क्या करा था रात को? किसके साथ क्या कर रहा था? जल्दी बता। सिंगल है तो क्या देख रहा था? क्यों लेट सोया फिर? कुछ तो कर रहा होगा। अबे बता दे। पक्का नहीं बताएगा? मत बता, बैठ जा, बैठा। उसके साथ सिंगल है ना, उसके साथ बैठ, वो भी सिंगल है, तब दोनों साथ में बैठो, सिंगल सिंगल। हाँ, अब दो सिंगल साथ में। तू खतरे में भाई अनुभव। ये बंदा सिंगल है, रात को कुछ करता भी नहीं है, देख ले। नया नोट कर लिया? अरे नोटेड, पूरी रेंज नोट हो गई। सैंडी नोटेड? अपूर्व? शिवम नई कॉपी कब बनाएगा? कब? नई कॉपी कब बना रहे हो? बना ली सर, पर घर जाके लिखूंगा तो याद हो जाएगा। ए जिराफ, क्या सर? जिराफ अच्छा, छोटा है। बड़ा कॉपी में आएगा नहीं ना भाई। नोटेड? मुझे क्या पता वो तेरे साथ क्या करना चाहता है, क्या कर रहा है, मुझे कैसे पता होगा? फाउंडेशन का दो कैलकुलेटर लेकर आते हैं, स्टार्टिंग में पेपर आए ना, हाँ। तब क्लास में कोई शांति होती है। मैं जल्दबाजी में कर लिखा था, नीचे जल्दी जल्दी में मैं ऐसे ऐसे 10 मिनट तक ये सारे बुला के क्या हो गया इसको। तो दीपावली ने बोला भाई क्या दिक्कत है? ओरिजिनल वर्ड बोल क्या बोला? पूरी बात पूरी बात ना सटक गया। हो गया नोट? सबने नोट कर लिया? मैडम फोन रख दो प्लीज। हाँ चलो, अच्छा तो चलो एक बार ना, अब एक बार रेंज बोलते हैं, बिना देखे सारे बोलेंगे। हाँ, पहला हेड कौन सा था? सैलरी, 15 से 17। अगला हाउस प्रॉपर्टी, 22 से, रुक जाओ अभिनव नहीं बोल, अनुभव नहीं बोल रहा, दोबारा बोलेंगे सारे। चलो, सैलरी 15 से 17, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी 22 से 27, तीसरा पीजीबीपी 28 से 44, चौथा कैपिटल गेन 45 से 55, अदर सोर्सेज 56 से 59। ठीक है, देखो रेंज याद क्यों कराई? दो चीजें हैं, एक तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, पहला थॉट तो ये है। सेकेंड थॉट क्या होता है, कई बार ना एग्जाम में वो सेक्शन लेके क्वेश्चन पूछता है, और रेंज का फायदा ये होता है कि अगर आपको ये नहीं पता वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा सेक्शन है, तब भी आप आंसर तुक्के से दे सकते हो। कैसे बताता हूँ, मान लो कोई क्वेश्चन आ गया सैलरी का, क्वेश्चन आ गया कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट सैलरी के किस सेक्शन का है, ये क्वेश्चन आ गया कि कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट सैलरी के किस सेक्शन का है। चार ऑप्शन है,
15, 20, 25, 30 क्या टिकर क्या हो गया 15, क्योंकि सैलरी 20 पे है ही नहीं, 25 पे है ही नहीं, 30 पे है ही नहीं। तो अगर आपको नहीं पता कॉन्सेप्ट क्या है, नहीं पता सेक्शन क्या है, तब भी आप 15 टिक करके सही आ सकते हो। ये फायदा है रेंज याद करने का। डे 2 है आज, आपको रेंज याद हो गई है। जब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा ना, आपको 15 से लेकर 59 सारे बैक टू बैक याद हो जाएंगे, सेक्शन सबसेक्शन क्लॉज के साथ। करने नहीं पड़ेंगे, मैं करा दूंगा याद, मुझे याद करने के तरीके आते हैं। पर रेंज याद करके चलेंगे, क्योंकि जब भी हम क्लाइंट से बात करते हैं ना, इस सेक्शन ने ये बोला, इसने ये बोला है, उसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि आपने बोल दिया, मान लेते हैं हमें पता है 2.5 लाख का टैक्स नहीं होता, वो कहेगा मुझे क्या पता, मैं कैसे मान लूँ तुम्हारी बात। तो दिखाना पड़ेगा ना कहाँ लिखा हुआ है चीज को। इसलिए जब भी हम क्लाइंट से बात करेंगे, हमेशा आर्टिकलशिप में भी, फाइनल में भी, हम सेक्शन कोड करके बात करेंगे कि एज पर सेक्शन दिस ये होता है, सेक्शन ये होता है। उसको भी लगेगा हाँ भाई ये प्रोफेशनल है। देखो कौन सी चीज टैक्स में आएगी, कौन सी नहीं आएगी, तो बीकॉम को हो सकता है पता हो, टैक्स तो बीकॉम में भी है, पर उसको ये नहीं पता होगा किस प्रोविजन ने बात बोली है, ये हमें पता होगी एज अ प्रोफेशनल। तो हमें हर चीज साथ में सेक्शन याद लेके चलनी है। अगर आपको सेक्शन याद नहीं हुए थे आज तक कभी, आपको दिखेगा कुछ जादू होते हुए इस बैच के अंदर, ये दिख जाएगा आपको, हो जाएंगे याद सेक्शन। पहली क्लास के याद थे ना आपको, ये भी आपको याद हो जाएंगे बेटा। ये रेंज याद हुई पक्का? ठीक है, ओके। अच्छा, हर हेड का पहला सेक्शन देखो। सैलरी का पहला कौन सा है? 15, हाउस प्रॉपर्टी का 22, पीजीबीपी का 28, कैप गेन्स का 45, अदर सोर्स का 56। इसे बोलते हैं चार्जिंग सेक्शंस। चार्जिंग सेक्शंस। तो कॉपी में हेडिंग डालो चार्जिंग सेक्शंस, और उसके नीचे लिख दो सैलरी का 15, एचपी का 22, पीजीबीपी का 28, कैप गेन्स का 45, अदर सोर्स का 56। ये लिखो जल्दी से, बताता हूं क्या होते हैं। और जब लिखोगे ना कैपिटल गेन्स का, तो 45 सबसेक्शन 1 लिखना, 45 सबसेक्शन 1 लिखना, 45 सबसेक्शन 1 ये लिखना। चलो लिखो जल्दी, हेडिंग डालना चार्जिंग सेक्शन, उसके नीचे सारे। लिख लिया इतना? लिख लिया? एक नंबर क्वेश्चन यहां से आता है एग्जाम में, हर 2 अटेम्प्ट में एक बार आता है। क्वेश्चन खाली होता है बताओ कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है। तो कैटेगरी क्या हो गया 45 सबसेक्शन 1, सैलरी का आ गया तो 15, पीजीपी का आ गया तो 28। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है एक बार, सीएस में तो हर बार आता है, सीएस सीएमए में हर 2-3 अटेम्प्ट में एक बार आता ही आता है। खाली पूछते चार्जिंग सेक्शन क्या होता है। अब जानते हैं चार्जिंग क्या होता है। चार्जिंग सेक्शन जैसे मैंने आपको बताया कि रेंट मिल रहा है तो कहां जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में, क्योंकि ये लिखा हुआ है 22 के अंदर कि जो भी रेंट आएगा उसे लेके आओ हाउस प्रॉपर्टी में। ऐसे ही कैपिटल गेन में क्या लिखा होगा 45 के अंदर, कोई भी एसेट बेच के इनकम कमाओगे तो कैप गेन्स में लेके आओ। 15 में क्या लिखा होगा, अगर इनकम मिल रही है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता बन के उसे लेके आओ सैलरी के अंदर। ऐसे ही 56 ने क्या बोला होगा, जो इनकम कहीं नहीं जा रही उसे लेके आओ अदर सोर्स के अंदर। बस चार्जिंग सेक्शन ये सारी बातें ये बोलता है। हम क्या करते हैं, जो भी इनकम कमाते हैं हम हर चार्जिंग को रीड करते हैं, देखते हैं किस चार्जिंग सेक्शन हमारी इनकम को अपने पास लेना चाहता है, जो जहां लेगा अपनी इनकम को वहां ले जाएंगे हम लोग। चार्जिंग का ये काम होता है। समझ आया या नहीं आया? आ गया। बाकी जब चैप्टर पढ़ेंगे दोबारा डीप में जाएंगे हर सेक्शन के ऊपर। हर चार्जिंग सेक्शन के ऊपर एक एक लेक्चर लग जाता है, क्योंकि देखना पड़ता है कौन सी इनकम कहां पे जाएगी। ओके, इतना जान लिया हमने। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इनकम किस साल कमाते हैं, प्रीवियस ईयर में। एग्जाम के लिए कौन सा है 22-23, और टैक्स कब पे करते हैं असेसमेंट ईयर में 23-24। अच्छा ठीक है, ये होता है इंडिया में जनरल रूल। तो ये जनरल रूल क्या है, कमाओ प्रीवियस ईयर में, टैक्स पे कर दो असेसमेंट ईयर में। देखो ये आपका जनरल रूल, आपको दिखाता हूं एक सेकेंड। हाँ देखो, दिख रहा है जनरल रूल, क्या लिखा है जनरल रूल में, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर। यानी गवर्नमेंट आपका वेट करती है कि कमा लो दे देना टैक्स आके। पर अगर गवर्नमेंट किसी को बोले भाई तो प्रीवियस ईयर में कमा रहा है, हम तेरे लिए वेट नहीं करने वाले असेसमेंट ईयर का, तू अभी टैक्स पे कर, जैसे कमाया वैसे पे कर, गवर्नमेंट ऐसा क्यों बोलेगी किसी को? क्या लगता है गवर्नमेंट को क्या मन होगा? मन होगा डर होगा गवर्नमेंट को?
डर होगा। क्या डर होगा कि भाग जाएगा, ये विजय माल्या बन जाएगा। जैसे एग्जांपल लूं, मान लो बाहर एक समोसे की दुकान है, वो हर बीसीसी के स्टूडेंट को बोलता है पूरे महीने खा लो, मंथ के एंड में आके पैसे दे देना। सुना ना, खाता नोट कर लेते डायरी में वो लोग तुम्हारे नाम के आगे। पर वो ना आयुष को देखते क्या बोलते हैं, पहले पैसे दे फिर खाइयो। पता नहीं क्यों बोलते हैं ऐसा, क्या लगता है उसको? डर कि ये तो भाग जाएगा, ये आयुष माल्या बन जाएगा, आयुष मोदी बन जाएगा, है ना। तो ऐसे गवर्नमेंट को भी डर है कुछ केसेस में। तो गवर्नमेंट ने जनरल रूल क्या बना रखा है कि इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर कब टैक्सेबल होगी, असेसमेंट ईयर में। इसके एक्सेप्शंस क्या हैं अब वो जानते हैं। क्वेश्चन पता ये नहीं पूछता जनरल रूल, क्वेश्चन खाली बोलता है व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल ऑफ टैक्सेबिलिटी। तो आपको खुद याद रहना चाहिए कि जनरल रूल क्या था कि कमाओ कब, प्रीवियस ईयर में, टैक्स कब दो, असेसमेंट ईयर में। तो इसका एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया, कमाओ भी प्रीवियस ईयर में और टैक्स भी प्रीवियस ईयर में। देखो ये सारे एक्सेप्शंस हैं। अच्छा देखो क्या क्या एक्सेप्शन है, 5 एक्सेप्शन, 5 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखो पहला क्या है, एओपी या बीओआई। याद है पढ़ा था एओपी बीओआई, फॉर्म फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी थोड़े टाइम के लिए बनाया। याद करो मेरा एग्जांपल, रोड बनानी थी यहां से बस स्टैंड तक 1 महीने के लिए। तो जो किसका बना था जॉइंट वेंचर, अंकुश और पूर्णिमा का। तो जो जॉइंट वेंचर था वो पूरे साल चला कि 1 महीने का था, 1 महीने का। 1 महीने बाद पैसे कमाए, ये अपने घर वो अपने घर। तो गवर्नमेंट सोच रही है भाई एओपी तो खत्म ही हो गया ना, अब खत्म हो गया एओपी, प्रीवियस ईयर खत्म हो गया, हम असेसमेंट डे में आके टैक्स मांगेंगे, पूर्णिमा टैक्स पे कर, क्योंकि मैंने थोड़ी कमाया, हमारे जॉइंट वेंचर ने कमाया था। अंकुश भी क्या कहेगा, मैंने नहीं कमाया, हमारे जॉइंट वेंचर ने कमाया था। अब जॉइंट वेंचर तो असेसमेंट ईयर में है ही नहीं, तो टैक्स कहां से पे करो। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कहती है अगर तुम्हारा जॉइंट वेंचर खत्म हो रहा है ना भाई, तो जैसे खत्म है टैक्स पे करो फिर खत्म करना। क्लियर, पक्का। अगला देखो, नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी, बाहर की कोई शिप इंडिया आई, सामान उतारा, पोर्ट पे सामान उतारा होगा, निकल गई आगे किसी और कंट्री में जाने के लिए। वो इंडिया की शिप नहीं है, मान लो अमेरिका की शिप इंडिया आई, चेन्नई में सामान उतारा, निकल गई ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। अब उस शिप को क्या गवर्नमेंट वेट करेगी कि अगले साल आना, ना मस्त नहा धो के आना, टैक्स पे करना, वेट करेगी गवर्नमेंट? नहीं भाई, बाहर का बंदा है, नहीं पकड़ पाओगे। तो जैसे ही उतारा, पैसे कमाए ना इंडिया से। देखो अगर इंडिया में सामान उतारा है, फ्री में तो उतारा नहीं होगा, कुछ तो पैसे लिए होंगे, गवर्नमेंट क्या बोलती होगी, पैसे ले रहे हो अभी टैक्स पे करो फिर यहां से जाना। क्लियर पॉइंट, पक्का। तीसरा देखो, इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली या फॉर अ लॉन्ग पीरियड। सोचो ऋषभ ने बहुत पैसा कमाया प्रीवियस ईयर में, करोड़ों कमा लिए, और असेसमेंट ईयर से पहले ना कह रहा है मैं जा रहा हूँ इंडिया से बाहर, अब वहीं रहूंगा, या मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ वहीं रहूंगा। गवर्नमेंट बिना टैक्स जाने देगी इसको? नहीं। क्या बोलेगी, भाई जाना है ना जा, टैक्स पे करके जा। कह रहा है परमानेंट नहीं जा रहा, आ जाऊंगा 15-20 साल के बाद, लॉन्ग पीरियड के लिए जा रहा हूं, तब भी गवर्नमेंट क्या बोलेगी, टैक्स पे करके जा। और पता है आपको, ये तो इंडिया में होता भी है। अगर आपको इंडिया से बाहर जाना है ना, देखो जब भी आप बाहर जाओगे वीजा लगेगा, वीजा में ड्यूरेशन लिखी होती है। अगर ड्यूरेशन लंबी होती है ना, वीजा आपका बनता ही नहीं जब तक आपके सारे ड्यूज पे नहीं हो जाते गवर्नमेंट को। पर ये बैंक्स में नहीं होता, तो तभी भाग जाते हैं माल्य वगैरह, गवर्नमेंट के केस में होता है। अगला क्या है, इनकम ऑफ अ पर्सन ट्राइंग टू ट्रांसफर हिज एसेट। हमें पता है एसेट ट्रांसफर करोगे, इनकम कौन सी हेड की जाएगी, कैपिटल गेन की। वो सिंपल है, कमाओ प्रीवियस ईयर में, टैक्स पे करो असेसमेंट ईयर में। पर अगर गवर्नमेंट को आप पे डाउट है, आगे पढ़ो, विद अ व्यू टू अवॉइड टैक्स, कि तुम्हारा एम क्या है, टैक्स बचाने का। गवर्नमेंट को डाउट आया तो कहेगी भाई टैक्स अभी दे दे हमको, डाउट नहीं आया गवर्नमेंट वेट करेगी, डाउट आया तो टैक्स अभी दे दे। और लास्ट क्या है, इनकम ऑफ अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। मान लो बीसीसी इतना अच्छा चल गया कि दिवालिया बंद करने की नौबत आ गई, दिवालिया बंद हो गया जनवरी में, प्रीवियस ईयर चल रहा था, अप्रैल 2022 को शुरू हुआ, मार्च 2023 तक चलने वाला था, पर जनवरी 23 में दिवालिया बंद हो गया। असेसमेंट ईयर तो शुरू होगा अप्रैल में, अप्रैल में तो भाई गवर्नमेंट आई, दिवालिया है ही नहीं, कोई और बिजनेस खुला पड़ा है वहां पे। गवर्नमेंट ऐसे केस में क्या बोलती होगी, भाई जिस दिन बिजनेस बंद कर रहे हो टैक्स उस दिन पे कर दो, क्योंकि बिजनेस बंद हो गया उसके बाद कहां ढूंढोगे लोगों को भाई। समझ आ गया पांचों पॉइंट्स? समझ रहे हो पांचों पॉइंट में डर क्या गवर्नमेंट को कि ये लोग असेसमेंट ईयर में नहीं मिलने वाले हमको। फोर्थ पॉइंट, मैंने अपना घर बेचा, ठीक है, मुझे कैपिटल गेन हुआ, गवर्नमेंट कहेगी ठीक है दे देना टैक्स असेसमेंट ईयर में। पर गवर्नमेंट को कहीं कहीं से खबर मिल गई भाई ये टैक्स नहीं देगा, कोई दिक्कत है, तो गवर्नमेंट मुझे नोटिस भेजेगी, भाई साहब हमें डाउट हो रहा है अभी कभी टैक्स पे कर दो। क्लियर, आया समझ आपको पॉइंट, पक्का। ये 5 पॉइंट्स थे
जिस केस में गवर्नमेंट क्या बोलती है, अभी कमाया अभी दो। 5 पॉइंट्स। एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये कि एक्सेप्शंस किया है टू द जनरल रूल ऑफ टैक्सेबिलिटी। समझ आया केसेस? रीडिंग करना जरा 5 केस एक बार, मन में रीडिंग कर लो। एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। जब आप पहली क्लास का बैकअप देखोगे आपको समझ आ जाएगा, ये उसमें कराया था मैंने। रीडिंग करी? याद हो जाएंगे? कर लोगे? मैं करा दूं? हो जाएंगे तो क्यों हो जाएंगे भाई? तुमने फीस क्यों दी है मुझे? मैं करा के दूंगा ना तुमको, मैं कराऊंगा ना। तुम्हें खुद कुछ नहीं करना, सब मैं करा के देगा तुमको, और मैं तुम्हें याद कराता है। चलो, हेड्स याद हुआ है ना तुमको? रेंज के साथ हुआ है ना? किसकी कहानी थी वो? हाँ, चलो अब कहानी बनेगी ऋषभ की। किसी और को बनानी कहानी अपनी बता दो मुझे। अच्छी कहानी है ये, इसे मजाक नहीं होगा, इसमें अच्छी कहानी है ये अच्छी कहानी है, इसमें अच्छी कहानी है, देख लो। ऋषभ तेरी चल बना दी, अच्छी, सच में अच्छी कहानी है भाई ये। अब फिर सैंडी बोलेगा मुझे क्यों तोड़ा, इसकी कहानी अच्छी बना दी। मैं तो कह रहा हूँ अच्छी कहानी है ये पता है कौन है? ऋषभ। ऋषभ का एक बॉयफ्रेंड था आर्यन नाम का। ऋषभ का बॉयफ्रेंड था आर्यन नाम का, और दोनों पता है क्या बेच रहे थे? पटाखे। क्या बेच रहे थे? पटाखे। गांजा नहीं, पटाखे। मुझे बताओ, पटाखों का बिजनेस पूरे साल चलता होगा, दिवाली पे चलता होगा? दिवाली पे। यानी कि इन्होंने, और पता है इतना अच्छे बॉयफ्रेंड वाले रिश्ते थे इनके, इन्होंने बोला पार्टनरशिप नहीं करेंगे, रिश्ता खराब हो जाएगा हमारा। तो उन्होंने क्या खोला होगा? बीओआई। एओपी के लिए तो याद है अलग बंदा होना चाहिए, कंपनी या कोई, ये दोनों इंडिविजुअल है। इन्होंने क्या खोला होगा? बीओआई। तो उन्होंने बॉडी ऑफ इंडिविजुअल खोला, जॉइंट वेंचर में पटाखे बेच रहे। इतने में एक दिन पटाखे लेने आई रिद्धि। कौन लेने आई? रिद्धि। रिद्धि को पसंद आ गया आर्यन, आर्यन को पसंद आ गई रिद्धि। उसने बोला ऋषभ को, ये कुत्ते चल मैं जा रहा हूं। आर्यन निकल गया रिद्धि के साथ। हाँ, आर्यन का निकल गया, आर्यन का निकल गया रिद्धि के साथ। अगर आर्यन निकल गया रिद्धि के साथ, ज्वाइंट वेंचर रहेगा नहीं रहेगा? कहां रहा जाए, बंद हो गया ज्वाइंट वेंचर। यानी कि एओपी और बीओआई जो फॉर्म हुआ था शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, वो क्या हो गया? डिसॉल्व इन द एयर। हो गया डिसॉल्व, डिसॉल्व हो गया। अब भाई ऋषभ रो रहा है, ओ कैसे रो रहा है? रो के दिखाओ, कैसे रो रहा है ऋषभ? रो के दिखा, रो के दिखा, रो के दिखा, क्यों रो रहा है भाई? खत्म हो गया एओपी बेचारे का। कोई बात नहीं, ये पता है क्या है? ये इंडिया का बॉर्डर है, इंडिया का बॉर्डर है। तो यहाँ पे क्या होगा? सारा पानी। यहाँ पे क्या होगा? पानी, पानी। ये क्या है सारा? ये क्या है? बोलो क्या है ये? सीनी ओशन। कौन सा ओशन होगा ये? इंडियन ओशन। पता है इसमें वो आई, शिप में कौन आई? शिप, ऑफ शिप ही आएगी, पानी पर कौन आएगा? कौन आई? शिप। अच्छा, बाहर से आ रही है? इंडिया की शिप है, बाहर से आ रही है, तो कौन सी है? एनआर शिप। ऐसे एक दिन एनआर शिप आई, शिप से पता है कौन उतरी? शिप से उतरी एक सुंदर कन्या। कौन उतरी? सुंदर कन्या। शबरीवाल। सुंदर कन्या शिप से उतरी। तो एक कहानी बताना, दोनों क्या कर रहे थे? पटाखे बेच रहे थे। यानी कि एओपी या बीओवाई जो फॉर्म हुआ था शॉर्ट ड्यूरेशन का। इतने में दुकान पे कौन आई थी? रिद्धि। उसे क्या पसंद आ गया? आर्यन। आर्यन की पसंद आ गई रिद्धि। एओपी टूट गया, यानी एओपी बीओवाई क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। प्रीवियस ईयर में हो गया डिसॉल्व। हाँ, तभी इंडिया के बाहर से कौन आई? शिप। कौन सी शिप? एनआर शिप, नॉन रेजिडेंट। हाँ, सुंदर कन्या की शिप। कौन सी आई? नॉन रेजिडेंट शिप। उससे कौन उतरी? सुंदर कन्या। वो लेने तो आई थी पटाखे, पर उसको पसंद आ गया हमारा पटाखा। उसे कौन पसंद आ गया? हमारा पटाखा। ऋषभ कहते हैं, ऋषभ ऋषभ मुझसे शादी करोगे? अब ध्यान से शक्ल देखो इसकी, इसे इंडिया में तो मिल नहीं रही कोई। फॉरेन की लड़की कह रही शादी करोगे मुझसे? क्या लगता है मना करने की हालत में है ये? तो एकदम कुत्ते की तरह करूंगा सीधा मान गया, कह रहा करूंगा। पर सुंदर कन्या ने बोला, मैंने सुना है तुम्हारा के लड़के ना हरामी होते हैं,
तो मेरी 2 शर्तें हैं, पूरी करनी पड़ेंगी। कहता बोलो क्या शर्त है तुम्हारे लिए, क्या कौन सा डायलॉग हमेशा का, तुम्हारे लिए जान भी दे देंगे। उसने कहा जान मानी चाहिए आपके लिए। इसने बोला, सुंदर कन्या ने, देख एक चीज तो तेरे को मेरे साथ चलना पड़ेगा। कहाँ चलना पड़ेगा? कनाडा, कनाडा से आई थी वो, उसके देश जहाँ की है वो। कह रहा है मंजूर। दूसरी शर्त, तो उसने बोला दोबारा इंडिया कभी नहीं आने दूंगी वापस, कि दोबारा इंडिया वापस आ गया तो छोड़ देगा मुझे तू। तो लड़की की 2 शर्तें क्या थी? पहली शर्त क्या थी लड़की की? मेरे साथ चल। दूसरी शर्त, वापस इंडिया कभी नहीं आने दूंगी। ऋषभ ने कहा ठीक है। पर ऋषभ हाथ जोड़ के पता है क्या बोल रहा है? मेरी 2 विनतियां हैं, मेरी 2 रिक्वेस्ट हैं। भाई की 2 रिक्वेस्ट हैं। कहती बोलो क्या रिक्वेस्ट है? तो इसने बोला ऋषभ ने, देखो यार मेरा ना एक घर है यहाँ पे इंडिया में, उस घर को बेच देता हूँ, कुछ पैसे वैसे मिलेंगे, काम ही आएंगे फॉरेन जाके हमारे। कहते चलो ठीक है बेच दो घर को। दूसरा बिजनेस, कहता मेरी ना एक दुकान भी थी, पटाखे वटाखे का बिजनेस था मेरा, उसे बंद कर देता हूँ, पैसे मिल जाएंगे थोड़े और, ये बिजनेस को क्लोज कर देता हूँ। लड़की ने बोला मंजूर, तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर। पर कहानी बताना, कहानी क्या आती है? ऋषभ और आर्यन क्या कर रहे थे? पटाखे बेच रहे थे, पार्टनरशिप में, एओपी में, बीओए में, ठीक है। पटाखे बेचते हैं बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तभी दुकान पे कौन आई थी? रिद्धि। उसे कौन पसंद आ गया? आर्यन। आर्यन को रिद्धि। एओपी टूट गया, डिसकंटिन्यूड हो गया प्रीवियस ईयर के अंदर ही। तभी फॉरेन से कौन आई? एनआर शिप। कौन उतरी? सुंदर कन्या। लेने की आई थी पटाखे। पसंद कौन आ गया? हमारा पटाखा। लड़की की 2 शर्तें थी। पहली क्या थी? मेरे साथ चल। दूसरी, वापस नहीं आने दूंगी। भाई की 2 शर्तें थी, रिक्वेस्ट थी। रिक्वेस्ट पहली, घर को बेचने दो, बिजनेस को बंद करने दो। आ जाओ 5 पॉइंट्स के ऊपर। दोनों क्या कर रहे थे? पटाखे बेच रहे थे। एओपी बीओआई, फॉर्म कोड ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। रिद्धि आर्यन को ले गई, बिजनेस क्या हो गया? डिसॉल्व। कब? प्रीवियस ईयर में। पहला पॉइंट डन। फॉरेन से कौन आई थी? एनआर शिप। अगला पॉइंट, नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी। लड़की की पहली शर्त क्या थी? मेरे साथ चल, पर्सन लिविंग इंडिया, वापस नहीं आने दूंगी परमानेंटली। भाई ने बोला मुझे भी काम करने, अपना घर बेचने दो, पर्सन ट्राइंग टू ट्रांसफर हिज एसेट्स, और अपना बिजनेस बंद करने दो, इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। तो इस कहानी से आपके 5 पॉइंट्स डन। जल्दी से कहानी नोट करो और 5 पॉइंट्स लिखो। जल्दी कहानी नोट कर लो और 5 पॉइंट्स लिख लो। चलो कहानी समझ आ गई? पॉइंट्स याद हो रहे हैं? ठीक। सबसे पहले लिख लो जनरल रूल क्या बोलता है, उसके बाद बुक्स की लैंग्वेज में लिख लो कि आपके एक्सेप्शन के 5 पॉइंट्स क्या हैं, क्योंकि एग्जाम में तो वही लिखने पड़ेंगे पॉइंट्स, आप कहानी लिख के नहीं आ सकते ना एग्जाम में। ये 5 पॉइंट लिख लो। उसके बाद बना लो अपना डायग्राम, ये वाला डायग्राम, ठीक है? तीनों कर लो चीजें। और ट्राई करना कहानी में जहां जहां सीक्वेंस आ रही है ना, जहां पटाखे हैं, उसके आगे शॉर्ट पे लिख देना एओपी बीओआई शॉर्ट ड्यूरेशन का पॉइंट है। जब आर्यन चला गया तो लिख देना बीओआई डिसॉल्व हो गया। लड़की ने 2 शर्तें लगाई, साथ चल, तो लिख देना लिविंग इंडिया, वापस नहीं दूंगी परमानेंट लिख देना इसके आगे। उसने कहा अपना घर बेचना है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी। बस जब लिखोगे ना ट्रांसफर प्रॉपर्टी, तो एक बात याद रखना, विद अ व्यू टू अवॉइड टैक्स, ये खुद याद करना पड़ेगा पॉइंट। और लास्ट पॉइंट क्या था? बिजनेस बंद करना, तो इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। ऐसे लिख लो। हाँ दिखा रहा हूँ एक। चलो आगे चलते हैं। अच्छा मुझे याद दिलाना एक बार, सैलरी का चार्जिंग सेक्शन क्या था? 15। चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग 15, एचपी का 22, पीजीपीपी का 28, कैप गेन्स का 45 का 1, और अदर सोर्स का 56। ठीक है, पता है आपको ये तो हर हेड के सेक्शंस हैं, और पूरे इनकम टैक्स का भी एक चार्जिंग सेक्शन है पूरे एक्ट का। जैसे ये तो सारे अलग अलग है ना, पूरे इनकम टैक्स का एक चार्जिंग सेक्शन है, वो है सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 ये आपको याद रखना पड़ेगा कि पूरे इनकम टैक्स एक्ट का चार्जिंग सेक्शन कौन सा? सेक्शन नंबर 4। ये मैंने कहां लिखा हुआ है बुक्स में, एक सेकंड, हाँ वहां लिख लो, पूरे इनकम टैक्स एक्ट का कौन सा है? सेक्शन 4। ये रहा सेक्शन नंबर 4। ठीक है, अब देखो सेक्शन 4 ने क्या बात बोली, हम वो पढ़ते हैं। ठीक है, दिख रहा है नोट्स में आपको? सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मेरे साथ देखो एक बार। यहां लिखा है इनकम टैक्स इज पेबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर। दिख रहा है? हमने ये देखा था इनकम टैक्स कब पे होता है? असेसमेंट ईयर में।
हमारे एग्जाम के लिए कौन सा असेसमेंट ईयर है? 23-24, ठीक है। अब एट द रेट्स स्पेसिफाइड इन एनुअल फाइनेंस एक्ट को छोड़ दो अभी के लिए, आगे देखो, ऑफ इनकम, कौन सी इनकम चाहिए हमको? लिखा है ब्रैकेट में, टोटल इनकम चाहिए। जानते हैं क्या होता है? ऑफ एनी पर्सन, पर्सन पढ़ चुके कौन से होते हैं 7 तरह के? कब कमाई होगी इनकम आपने अर्नड इन द प्रीवियस ईयर। तो इसमें जो अंडरलाइन किए वर्ड्स हैं, असेसमेंट ईयर, टोटल इनकम, पर्सन्स, प्रीवियस ईयर, इसमें हमें पता है कि कौन सा असेसमेंट ईयर है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, पर्सन क्या होते हैं। अब पहले जान लेते हैं टोटल इनकम क्या होती है, ठीक है। यहां तक कोई पूछना है कुछ इसके अंदर? कुछ नहीं? सुनो, इनकम कितने हेड्स होते हैं? 5 हेड्स। तो देखो, हो सकता है एक इंसान खाली एक इनकम कमा रहा हो, सिर्फ सैलरी, हो सकता है कोई 2 कमा रहा हो, सैलरी प्लस बैंक इंटरेस्ट, हो सकता है कोई 3 कमा रहा हो, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी की रेंट भी आ रहा हो, यानी हो सकता है कोई इंसान 1 हेड कमा रहा हो, कोई 2 कमा रहा हो, कोई 5 कमा रहा हो, वो डिपेंड करता है। तो जितनी भी आपकी हेड्स ऑफ इनकम है, हम उसका टोटल लगाते हैं, ठीक है। पहले यानी हम निकालना सीखने वाले हैं कि सैलरी कितनी टैक्सेबल होनी है हमारे ऊपर, एचपी कितना टैक्सेबल होना है, अदर सोर्स कितना टैक्सेबल होना है। सब निकालने के बाद, जब सारी इनकम निकाल चुके हैं, प्लस माइनस करने के बाद सबको जोड़ो। जैसे ही सबको जोड़ूंगा मैं लगाऊंगा टोटल, उसे कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। यानी पांचों हेड्स के टोटल क्या कहा जाता है? ग्रॉस टोटल इनकम, शॉर्ट फॉर्म में GTI, ठीक है। ये तो ग्रॉस है और हमने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है, ग्रॉस में इससे माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन तो आता है नेट। ये भी अगर ग्रॉस है और मुझे ग्रॉस हटा के नेट के ऊपर जाना है, तो इसमें कुछ ऐड करूं कि माइनस करूं? माइनस। तो यहां क्या माइनस करना होता है? देखो, डिडक्शंस अंडर सेक्शन यूएस, मतलब अंडर सेक्शन 80C से 80U। अब डिडक्शंस क्या होती हैं जानते हैं। डिडक्शंस ना एक आपका बेनिफिट है जो गवर्नमेंट आपको देती है, वो इन हेड्स की बात नहीं है, वो अलग ही होती है, कुछ अलग ही रेंज है। देखो रेंज ही अलग है, 80 की रेंज चल रही है, अभी हमने देखा 15 से लेके 56 की रेंज, ये 80 की सीरीज है। ये गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देती है। जैसे आपने सुना होगा बहुत बार कि LIC करा लो टैक्स बच जाता है आपका, मेडिकल इंश्योरेंस कराओ टैक्स बच जाता है, गवर्नमेंट कितने ऐड आते हैं, म्यूचुअल फंड्स ले लो टैक्स बच जाता है। चीजें क्या होती हैं, ये गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट का काम सिर्फ टैक्स लेना नहीं होता, गवर्नमेंट आपकी पेरेंट भी है, वो चाहती है आपका फ्यूचर सिक्योर्ड हो। तभी आपको कहते हैं कि LIC करा लो, तभी कहते हैं मेडिकल इंश्योरेंस करा लो, तभी कहते हैं सेविंग्स करो, FD कराओ, म्यूचुअल फंड्स कराओ। गवर्नमेंट की बात मानने से मान जाते तो कितनी अच्छी बात होती। तुम्हारे घर वाले भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ पढ़ाई कर लो, होमवर्क कर लो, टाइम पे उठ जाओ, फोन मत यूज करो, मानते हो? नहीं मानते। फिर पापा एक दिन कहते हैं अच्छे मार्क्स आएंगे बाइक लेके दूंगा, तो पढ़ लेते हो, है ना। ये क्या होता है, यानी आपको क्या हो रहा है, एक तरह का एक मोटिवेशन मिल जाता है आपको। ऐसे इनकम टैक्स में भी क्या होता है, गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट चिल्लाती है कराओ मेडिकल इंश्योरेंस, तुम नहीं कराते, गवर्नमेंट कहती है मेडिकल इंश्योरेंस कराओ, हम तुम्हारा ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस कर देंगे उससे कुछ खर्चे को। मान लो ग्रॉस टोटल इनकम 10 लाख रुपए की है, तुमने कराया मेडिकल इंश्योरेंस, तुम्हारा अपना फायदा है, तुमने 10,000 का प्रीमियम दिया होगा, उस 10,000 से तुम्हारी इनकम कम कर देंगे हम लोग, यानी कि 10 लाख माइनस 10,000, 9,90,000। तो अब तुम कमा 10 लाख रहे हो, तुमने अपना इंश्योरेंस करवाया, पर गवर्नमेंट तुमसे टैक्स 10 लाख पे नहीं लेगी, 9,90,000 पे लेगी, तुम्हारा फायदा। अब तुम टैक्स बचाने के लिए करा लोगे मेडिकल इंश्योरेंस, एक दिन गवर्नमेंट कहेगी भाई साहब 1 लाख रुपए ना डाल दो म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हारे पैसे बढ़ेंगे, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है। मैंने कहा ठीक है, 10 लाख कमाए थे, 1 लाख कहां डाल दिए मैंने? म्यूचुअल फंड्स में, तुम्हारा फायदा हो गया, गवर्नमेंट का काम भी हो गया कि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर्ड है। तो अब गवर्नमेंट कहती है तुमने अच्छा काम किया, 10 लाख कमाए थे ना, 1 लाख डाले फंड्स में, 1 लाख हम दे देंगे तुमको डिडक्शन, हम कहेंगे टैक्स सिर्फ पे कर दो 9 लाख के ऊपर, यानी डिडक्शन तुम्हारा फायदा है। हाँ जी, देती है, बिल्कुल हाउसिंग लोन पे मिलता है। फायदा मैं आपको आज कैसे बता दूं, चैप्टर पे आएंगे बताऊंगा फायदे। 80C से 80U कितनी सीरीज हो, एक बार इसमें पता क्या किसके अंदर आएगा? एक सेक्शन 80C आएगा, 80CCC आएगा, 80CCD आएगा, CCE आएगा, 80D आएगा, DD आएगा, DDB आएगा, उसके बाद 80U आएगा, 80QQ भी आएगा, 80RR भी आएगा, 80TT आएगा, 80TT भी आएगा। ये पूरी सीरीज हमको पढ़नी है इंटर लेवल के अंदर, सोचो, तो सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे आपके। अभी मैंने कहा बताइए रेंज क्या है, 80C से 80U रेंज है, पूरा चैप्टर डिडक्शन हमारा एक 5 लेक्चर खाता है आराम से चैप्टर। पर डिडक्शन से आपका फायदा नुकसान है मुझे बताओ? फायदा है, क्योंकि आपकी टैक्स लायबिलिटी कम निकलेगी। अच्छा, पांचों हेड्स की इनकम का टोटल लगाया, उसे क्या नाम दिया? ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से गवर्नमेंट ने हमको दे दी कुछ डिडक्शंस,
वो कहां लिखी हुई है 80C से 80U में, तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा टोटल इनकम पे, और इस टोटल इनकम के ऊपर मैं पे करता हूं गवर्नमेंट को टैक्स। ये देखो ये टोटल इनकम आ गई यहां पे, समझ आया? अब हमारे 4 चीज कवर हो चुकी है इस डेफिनेशन के अंदर। असेसमेंट ईयर क्या होता है पता है हमको, प्रीवियस ईयर क्या होता है पता है, पर्सन कौन होता है पता है, और टोटल इनकम क्या होती है वो भी पता है। तो अब ये जब भी पूछूंगा आपसे कि टैक्स किस पे होता है, तो आप जीटीआई बोलोगे टोटल इनकम, टोटल इनकम, टोटल इनकम क्या होती है जीटीआई माइनस द डिडक्शंस। डिडक्शन कहां लिखी हुई है 80C से 80U, और दोनों बड़े सेक्शन है, सी भी बड़ा है यू भी बड़ा है। तो जल्दी से मैं नोट करो टोटल इनकम क्या होती है, पहले ऊपर लिखो चार्ज सेक्शन क्या होता है, उसके नीचे लिखो टोटल इनकम क्या होती है, जल्दी लिखो ये, अभी लिख लो। और यहाँ आपको पता लग गया हमारे 6 चैप्टर तो पता लग गया कौन कौन से हमारे, 5 तो हमारे हेड्स होंगे, एक हमारा डिडक्शंस होगा। और ये टोटल इनकम को निकालने का क्वेश्चन आपका इनकम टैक्स का कंपलसरी क्वेश्चन आता है एग्जाम में हर बार 12 नंबर के लिए, आना ही आना 12 नंबर के लिए। और वो क्या लगता है टोटल इनकम हम पहले पढ़ सकते हैं कि पहले 5 हेड्स पढ़ने पड़ेंगे, डिडक्शन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद कर पाएंगे? 5 करने पड़ेंगे। टोटल इनकम लास्ट चैप्टर होता है हमारा, क्योंकि वो कैसे कर सकते हैं पहले, बच्चे पता कहीं होते हैं सर पहले पढ़ा दो ना, अबे कैसे पढ़ा दूं पहले, जब तक तेरे को कोई हेड्स ही नहीं आते होंगे कैसे निकाल देगा टोटल इनकम। और शॉर्ट है, पहला क्वेश्चन 12 नंबर का आता ही यहीं से, कोई भी एग्जाम हो, सीए हो, सीएस हो, सीएस में अगर एमसीक्यू था पहले तो पॉसिबल नहीं था, सी और सीएमए में, यहां तक कि बीकॉम में भी। बीकॉम में टैक्स कब आएगा आपका, बीकॉम में टैक्स कब आएगा आपका? 3rd ईयर, 3rd सेम, यानी कि इस साल के एंड तक। फेल हो गया अब पास हो जाएगा, 3rd ईयर में आएगा। रजत तुम्हारा कब आएगा टैक्स, कब है सेकंड सेमेस्टर तुम्हारा? जून, तब तक सिलेबस हो जाएगा तुम्हारा, तुम उसमें फाड़ के आओगे मस्त। आर्यन तुम्हारा कब है? चलो बढ़िया, ठीक है, सही टाइम पे ज्वाइन किया तुमने कोचिंग, फिर तो तुम निकाल लोगे आराम से वो तो। बीकॉम नहीं कर रहा? तूने बाल क्यों कटा लिए, अच्छे लग रहे थे लंबे बाल तेरे। हाँ तू सीए लग रहा है, सी लग रहा है, क्यों कटाया तूने? बिना नहाया है, कल नहाया था। और कोई बिना नहाया आया कोई, एक ऋषभ एक रिद्धि, और कोई बिना नहाया आया है? बिना नहाया और कौन आया है? चंडी भी, तो हाथ क्यों उठा रहा है फिर? ओहो, अब वो बाल बच्चे वाला इंसान है, छोड़ दो उसको। नोट कर लिया? पुणे में नोट हो गया, ठीक है। चलो अब तुम्हें बताता हूं उसका लास्ट पॉइंट इस डेफिनेशन का, जो क्या लिखा हुआ है कि टैक्स तो निकालना है पर रेट कहां मेंशन होंगे, एनुअल फाइनेंस एक्ट में। तो देखो, सुना है आपने हर फरवरी में बजट आता है, बजट के अंदर हम लोग वेट करते हैं टैक्स रेट अब ऊपर नीचे तो नहीं हो गया, क्योंकि इनकम टैक्स जो आपने सुना होगा ना कि 2.5 लाख तक टैक्स नहीं है, 2.5 लाख के ऊपर 5%, 5 लाख के ऊपर 20%, 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स, कभी सुना है? थोड़ा बहुत कुछ पता है या कुछ आइडिया नहीं बारे में? स्लैब्स होते हैं, भाई बता रहा हूँ, स्लैब्स 2.5 लाख तक 0, 5 लाख तक इतना, 10 के ऊपर इतना, कुछ आइडिया? बिल्कुल आइडिया नहीं है, बताओ। 0 से 5 लाख का होता है सर। चलो कुछ भी पता है आपको, ये सारे जो टैक्स के रेट्स हैं कि टैक्स 5% लगाएंगे या 20 लगाएंगे या 30 लगाएंगे,
ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लिखा ही नहीं हुआ है। ये कहां लिखा होता है? बजट के अंदर। यानी हमको इनकम निकालनी है एक्ट के अकॉर्डिंग और टैक्स लगाना है बजट के अकॉर्डिंग। बजट क्या बोला जाता है? एनुअल फाइनेंस एक्ट। और पता है इनकम दो तरह की होती हैं, कुछ नॉर्मल इनकम होती है, कुछ स्पेशल इनकम होती है। अब सर क्या होता है नॉर्मल, क्या होता है स्पेशल, खुद बता दोगे मुझे आप मुझे बताओ। कोई इंसान जॉब करता है, उसे सैलरी मिलती है, ये नॉर्मल इनकम होनी चाहिए स्पेशल होनी चाहिए? नॉर्मल। इसका रेट कहां लिखा होगा? बजट के अंदर। अगला, मैंने घर को किराए पे चढ़ाया, किराया मिल रहा है मुझे, कौन सी इनकम लगती है ये? नॉर्मल है भाई, हर कोई करता है। कहां लिखा होगा इसका रेट? बजट के अंदर। मैंने ना घर को बेचा, डेली बेचूं घर को मैं? नहीं, घर बिकता है कभी कभी, ये कौन सी इनकम है? स्पेशल। इसका रेट लिखा होगा एक्ट के अंदर। अच्छा, मैं ना लॉटरी से पैसे कमाता हूँ, लॉटरी जीत गया मैं, लॉटरी डेली जीतते हो? कभी कभी, स्पेशल। रेट का लिखा होगा एक्ट के अंदर। बैंक पे इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे, कौन सी इनकम है? नॉर्मल। रेट का लिखा होगा बजट के अंदर। यानी हमें दो तरह के रेट्स याद करने हैं, एक जो कहां लिखे हुए हैं? एनुअल फाइनेंस एक्ट में, और वो बात करता है नॉर्मल इनकम की, और स्पेशल इनकम के रेट्स कहां लिखे होते हैं? एक्ट में। ये दोनों हम पढ़ने वाले हैं हमारे अगले चैप्टर में जो आएगा हमारे पास, उसका नाम है टैक्स कैलकुलेशन। अब बस ये बताने का ट्राई कर रहा हूं कि जो जो नॉर्मल इनकम होंगी कौन कौन सी, भी बतानी है मुझे आपको, डीप में चलेंगे उसके ऊपर। नॉर्मल इनकम का टैक्स लगता है एनुअल फाइनेंस एक्ट के रेट्स पे, और स्पेशल इनकम का टैक्स कहां से लगता है? इनकम टैक्स एक्ट से। ठीक है, ओके। ये हमें क्वेश्चन आता है बहुत बार कि इनकम टैक्स किस रेट से निकालते हैं, तो हम लिखेंगे एनुअल फाइनेंस एक्ट से। ये अगर क्वेश्चन बोल दे कि इनकम टैक्स का रेट कहां लिखा हुआ है, एक्ट में कि फाइनेंस एक्ट में कि दोनों में, आंसर आएगा दोनों में, क्योंकि स्पेशल यहां पे है और नॉर्मल वहां पे है। समझ आ गई इतनी बात? पक्का? ओके। तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की लास्ट पॉइंट, फिर खत्म बेसिक कॉन्सेप्ट्स, हो गए सारे बेसिक। देखो, एक दिन ना आर्यन ने रिद्धि को किडनैप कर लिया। आर्यन ने क्या किया? रिद्धि को किडनैप कर लिया और उसके पापा को फोन किया, फ्यूचर ससुर जी। क्या बोला? फ्यूचर ससुर जी, आपकी बेटी मेरे कब्जे में है, 1 करोड़ रुपए दो वरना बेटी को नहीं दे रहा। उन्होंने 1 करोड़ दे दिए। आर्यन की इनकम कौन सी हुई? लीगल की इलीगल? इलीगल। ये गवर्नमेंट को टैक्स देके बच सकता है। इनकम टैक्स को फर्क नहीं पड़ता इनकम लीगल है या इलीगल है, इनकम टैक्स वाले सिंपल कहते हैं तुमने कमाया हमको दो। ये बात अलग है, टैक्स भी ले लेंगे फिर जाके पुलिस को बता देंगे किडनैपिंग करी थी इसने, तो ये पकड़ा जाएगा अंडर आईपीसी। कौन है? खोल देना। गए? ओके। यानी इनकम टैक्स वाले कहते हैं तुमने कमाया हमें दो, इनकम लीगल हो इलीगल हो हमें फर्क नहीं पड़ता। तो क्या इलीगल इनकम के ऊपर भी इनकम टैक्स आ सकता है? आंसर है यस। दूसरा, अगला पॉइंट देखो, इनकम कैन बी रेगुलर और इरेगुलर। सैलरी कमाते हो रेगुलर, लॉटरी जीत गए इरेगुलर, दोनों तरह की इनकम हो टैक्स आएगा। इनकम टैक्स वाले सिंबल क्या बोलते हैं? तुमने कमाया हमको दो। तीसरा, इट कैन बी अर्नड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। आर्यन ना अमेरिका घूमने गया था, जैसे यहाँ पे केबीसी होता है, वहां पे होता है हु वांट्स टू बी अ मिलियनियर, वहां जीत गया, $1 मिलियन जीत गया। इंडिया में आया, मोदी जी ने पहले तो हार पहनाया, अरे $1 मिलियन जीत गया, फिर क्या बोला होगा? चल टैक्स पे कर। ये भी चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग कि कौन सी फॉरेन इनकम में भी टैक्स पे करना पड़ सकता है, वो भी चैप्टर हमारा पढ़ेंगे। और लास्ट पता है क्या बोला है? इट इज इररिलेवेंट हु रिसीव्ड इट। अब सोचो, कई शो आते हैं इंडिया में, डांस इंडिया, डांस जूनियर्स, 6 साल के बच्चे नाच रहे होते हैं, पैसे जीत जाते हैं, पैसे कमाते हैं। 6 साल के बच्चे को पता है कैसे टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को? नहीं। तो उनके बिहाफ पे कौन करता होगा? उनके पेरेंट्स। यानी इससे भी फर्क नहीं पड़ता कमा कौन रहा है, टैक्स हमें चाहिए। इनकम टैक्स का सिंपल रूल, तुमने कमाया हमको दो। तो ये आपको याद रखनी है बातें पूरे जिंदगी भर कि इनकम लीगल हो या इलीगल हो, कमाया तो टैक्स देना पड़ेगा। रेगुलर हो इरेगुलर हो, कमाया टैक्स देना पड़ेगा। इंडिया में कमाओ फॉरेन में कमाओ, टैक्स देना पड़ेगा। इन सब पॉइंट को पढ़ेंगे डीप में, हमारा चैप्टर आएगा इसके ऊपर भी एक। ठीक है, यहां आपके बेसिक्स खत्म हो गए सारे इनकम टैक्स के। अब थ्रू आउट एंड होने तक प्रैक्टिकल 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 चलने वाले हमारी चीजें। बेसिक इतना ही था, तो एक बार चेक कर लेते हैं आपको बेसिक्स कितने याद हो गए हैं, क्योंकि मैंने आपको चौड़े में बोल तो दिया, सारे सेक्शन वगैरह याद करा के भेजूंगा आपको। अच्छा, एक लास्ट में बताना ही भूल गया मैं आपको, अरे याद है हर डेफिनेशन किस सेक्शन में होती है? 2 में। हर एक्ट की होती है ना, ऐसे ही हर एक्ट का सेक्शन नंबर 1 पता है क्या बताता होगा? टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट। कि भाई साहब ये एक्ट लगेगा कहां? तो मैं आपसे पूछता हूं, एक्ट का नाम क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961।
ये तो नाम हो गया, टाइटल हो गया। क्या लगता है इनकम टैक्स एक्ट कहाँ लगता होगा, इंडिया में कि फॉरेन में? इंडिया में। अब पता लगे चाइना के छोटे से गांव में एक बूढ़ी सी आंटी भुट्टे बेच रही, मोदी जी पहुंच गए, भुट्टे बेचे, पैसे कमाए, टैक्स पे करो। वो क्या बोलेगी, आओ माऊ चाओ? उसको हिंदी तो इंग्लिश में नहीं आती होगी ना यार, वो कहेगी भाग जा, कोविड भेज दूंगी मैं। यानी कि फॉरेन में टैक्स नहीं मांग सकते आप, हाँ इंडिया में मांग सकते हो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, एक्सक्लूडिंग जम्मू कश्मीर? इंक्लूडिंग। अभी कुछ सालों से, हमेशा से? आंसर है हमेशा से। जब से एक्ट बना है तब से इनकम टैक्स पूरे इंडिया से लिया जा रहा है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जीएसटी अभी लेना स्टार्ट किया था, पहले जीएसटी नहीं लेते थे, इनकम टैक्स तो शुरू से लेते आए हैं, ये बात ध्यान रखना। तो इनकम टैक्स एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। अब मुझे जरूरत नहीं है बोलने की इंक्लूडिंग जेएनके, पहले बताना पड़ता था क्योंकि पहले कुछ रूल्स थे, कुछ नहीं थे वहां पे, अब तो क्या हर चीज है वहां पे भी। तो इनकम टैक्स एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। किसने बोला? सेक्शन नंबर 1 ने बोला। सेक्शन नंबर 2 क्या देता है हमको? डेफिनेशन। हमने पहले पढ़ी थी 2 क्लॉज 31, किसकी थी ये? पर्सन की। 2 × 3 + 1 कितने पर्सन मैंने? 7। कौन कौन से बताना जरा? इंडिविजुअल, यूएफ, रुक जाओ वो कर नहीं रहा, दोबारा। इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, अथॉरिटी और अदर्स। ठीक है, पर्सन आगे जाके क्या बन सकता है? असेसी। असेसी मतलब वो पर्सन जिस पे इनकम टैक्स पे करने की लायबिलिटी आ गई। कहां से निकला है वो? पर्सन से। 2 क्लॉज 7। अच्छा, इनकम कब कमाते हैं, किस साल कमाते हैं इनकम? प्रीवियस ईयर में। सेक्शन नंबर याद है? 3। प्रीवियस ईयर है कौन सा हमारा? 22-23। और टैक्स कब पे करते हैं? असेसमेंट ईयर में। 2 क्लॉज 9। असेसमेंट ईयर कौन सा है? 23-24। ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा था पूरे इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर 4। ओके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम गए थे पांचों इनकम्स के ऊपर। इनकम कमाने कितने हेड्स हैं? 5 हेड्स। पहला कौन सा है? सैलरी। रेंज क्या है? 15 से 17। हाउस प्रॉपर्टी की 22 से 27। पीजीबीपी की 28 से 44। अदर सोर्सेस 45 से 55। अदर सोर्स, सॉरी, कैपिटल सही। अदर सोर्सेस 56 से 59। अब मुझे बताना सैलरी का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है जी? 15। एचपी का 22। पीजीबीपी का 28। कैप गेन्स का 45 का 1। अदर सोर्स का 56। ठीक है जी, ये भी देख लिया। उसके बाद मुझे बताओ टैक्स लगाने के लिए लॉ चाहिए, किसने बोला था? आर्टिकल 265 ने। लॉ कौन बना सकता है? पार्लियामेंट। आर्टिकल 245। पावर डिस्ट्रीब्यूशन आर्टिकल 246। इनकम टैक्स किसके पास जाएगा? सीजी के पास। एंट्री नंबर 82। कौन सी लिस्ट का? यूनियन का। एग्रीकल्चर पर टैक्स कौन ले सकता है? स्टेट। एंट्री नंबर 46 स्टेट लिस्ट की। जीएसटी एंट्री के आर्टिकल? आर्टिकल 246 ए। छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। ओके, ठीक है। जनरल रूल क्या बोलता है? कमाओ प्रीवियस ईयर में, टैक्स पे करना असेसमेंट ईयर में। एक्सेप्शंस हैं, हाँ। पहली क्या आती? एओपी बीओआई बना शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, या इस साल हो जाएगा डिसॉल्व। बाहर से कौन आई थी? नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी। लड़की की पहली शर्त में साथ चल, पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली या फॉर अ लॉन्ग पीरियड। भाई ने बोला मुझे घर बेचने दो, पर्सन ट्राइंग टू ट्रांसफर एसेट विद अ व्यू टू अवॉइड टैक्स। और लास्ट बोला दुकान को बंद करने दो, डिसकंटिन्यूड बिजनेस। ठीक है जी, ये भी हो गया। उसके बाद हमने देखा था पांचों हेड्स की इनकम का टोटल लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें क्या माइनस करते हैं? डिडक्शंस। कहां लिखी हुई हैं? 80C से लेकर 80U तक। आपके आपके सेक्शन याद नहीं होते? सारे बता दिए, कितने बता दिए? गिनो एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 सेक्शन तो याद हो गए आपको यार, 2 दिन के अंदर ही। आपको याद नहीं होते सेक्शंस? पूरे इनकम टैक्स एक्ट में है 298 सेक्शंस। इंटर में आपको पढ़ने हैं सिर्फ 75-80 के आसपास, इतने ही पढ़ने इंटर में। 18 तो याद हो गए आपको 2 दिन के अंदर। 6 महीने का बैच है कि 80 आदमी हो पाएंगे? हो जाएंगे। देखो डे 1 पे क्या था ना, स्टार्टिंग से पहले कि 2 दिन में 18 याद करा दूंगा, मानते? कभी नहीं मानते। 18 में से कितने याद हैं? 15 याद होंगे बस, आगे भी याद हो जाएंगे। सोचो ये तो थ्योरी थी, अब तो प्रैक्टिकल आएगा, अब तो मजा आएगा। अगली क्लास से कैलकुलेटर लेके आना और टाइम पे आना, और एक कॉपी लेके आना क्योंकि अब काम करना शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलो अगली क्लास में मिलते हैं। 5 4 जमा करा दो, बुक्स मिल जाएंगी अगर जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, चलो बाय बाय।